नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि, ये दो टॉपिक लिए थे। आवेश के पुनर्वितरण का एक न्यूमेरिकल में डाल चुका हूं, ऊर्जा हानि का मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया है। तो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल अपन लेते हैं जिसमें दोनों आ जाए। दोनों का मतलब आवेश का पुनर्वितरण भी आ जाए और ऊर्जा हानि भी आ जाए, है ना। तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा न्यूमेरिकल लूंगा जिसमें उस आवेश स्थानांतरण भी आ जाए या आवेश का पुनर्वितरण भी आ जाए और ऊर्जा संरक्षण। तो साहब ये न्यूमेरिकल अब अपन लेते हैं, है ना। धातु के दो गोले या दो गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। R1 ये लिख देते हैं अपन 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻² मीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻² मीटर। आप 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हो। तो सब धातु के दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं बता दी गई। इन पर अलग अलग, मतलब अभी जोड़ा नहीं हुआ, इन पर अलग अलग 75 यानी 75 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। अलग अलग है सब, पहले वाले पर भी और दूसरे वाले। तो इसको Q1 बराबर Q2 बराबर Q ही कर दें, क्योंकि दोनों पर आवेश की मात्रा ये बता रहा है 75 माइक्रोकूलम, मतलब 75 × 10⁻⁻6 कूलम। ये तो सब रहा क्वेश्चन, है ना। अब ये कहता है इन दोनों गोलों को जोड़ दें। अभी तक तो आइसोलेशन था, इन दोनों गोलों को जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद अब इसके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्थानांतरित आवेश, है ना। मैं कम जगह लेकर यहां लिख देता हूं स्थानांतरित आवेश। ये इसका एक क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा हानि, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन हमें दिए गए कि साहब जब इन धातु के गोलों को आप जोड़ते हो तो जोड़ने के पश्चात स्थानांतरित आवेश बताओ, वो ऊर्जा की हानि बताओ, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब भी आवेशित चालकों को जोड़ने का कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव कॉमन वोल्टेज निकालना आवश्यक है। जोड़ने के बाद पूछे गए क्वेश्चन में अगर आपने उभयनिष्ठ विभव नहीं निकाल रखा तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकेंगे, इसलिए, है ना। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं कॉमन वोल्टेज यानी उभयनिष्ठ विभव। क्लियर सर। उभयनिष्ठ विभव के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है कुल आवेश बटा कुल धारिता, एक फॉर्मूला लिख रखा अपन ने C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अब जो अवेलेबल है उसी से निकाल लो। हालांकि अपने पास सभी कुछ अवेलेबल है। कैसे? देखो ये गोले हैं तो त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या दे रखी है तो अपन धारिता निकाल सकते हैं। C बराबर 4πε0 R, है ना। तो सब त्रिज्या से अपन धारिता निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब C भी है अपने पास। त्रिज्या से अपन विभव भी निकाल सकते हैं, V बराबर KQ अपॉन R। तो कहने का मतलब, ठीक है, डायरेक्ट तो आपको इसने धारिता नहीं दे रखी, डायरेक्ट आपको विभव भी नहीं दे रखा, भाई हिडन है, यानी आपके पास दोनों हैं।
अब न्यूमेरिकल में ठीक है, सभी चीज निकाल के बैठ जाओगे और फिर करोगे, तो फिर उसमें चतुरता का सवाल कहाँ हुआ। तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि हम कोशिश करें कि जो हमारे पास अवेलेबल है उसी से काम कर लें। ऐसे तो मैं साहब सबसे पहले प्रत्येक की धारिता निकाल दूंगा, पहले वाले गोले की भी निकाल दूंगा, दूसरे वाले गोले की भी निकाल दूंगा, उन पर विभव भी निकाल दूंगा, फिर तो सवाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन कांच की तरह साफ हो जाएगा, फिर आपको सब बात स्पष्ट रहेगी। पर न्यूमेरिकल करने का एक नियम है कि हम मिनिमम सोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना होता है। तो साहब मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी मैं कुछ भी नहीं निकालूं, लेकिन मेरे पास R1 R2 है तो धारिता निकल जाएगी, Q1 Q2 यानी Q दे ही रखा है, तो मैं निकालूंगा साहब कुल आवेश बटा कुल धारिता से निकालूंगा। Q1 और Q2 बराबर हैं, तो इसको तो मैं सीधे सीधे 2Q लिख दूं। Q1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, है ना, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 और C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। तो साहब ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने बाहर पटक लिया और R1 प्लस R2 को ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला हमें पता है। तो सब अब वैल्यू पुट कर दें, V इज इक्वल टू 2, Q का मान 75 10 की पावर -6 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9। अब अपॉन में रेडियस का एडिशन है, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना है, तो एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का मतलब 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, तो ये लिख दिया सब। अब ये साहब ये 5 बार कट गया, क्लियर, यानी उभयनिष्ठ विभव संख्या संख्या देखें अपन तो 9 इसलिए क्योंकि ये 5 और 2 यानी 5 2 जा 10, तो ये 10 तो मैं पावर में एडजस्ट कर दूंगा, तो नंबर के नाम पर 9 है अपने पास, है ना। अब बाकी घाते ही घाते हैं, कौन सी देखो, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, इसमें डाल दिया अपन ने 10, एक 0 इसमें डाल दी, तो ये पावर अपन 10 मान के चलें, संख्याओं को ना देखें। अब 10 की पावर 10, इसमें से 6 गई, जब 6 गई तो बची 4 के बाद ये 2 ऊपर आएंगी, तो सब ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये -2 मान लो, इससे काट दी तो -4, ठीक है। 5 दूनी 10, 9 और 1 10, ये 10 पावर होगी, 10 में से 4 कटी तो 6, यही आएगा सर। तो साहब जोड़ने का या आवेशित चालकों को जोड़ने से संबंधित कोई भी सवाल पूछे, हमें सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव निकाल देना चाहिए। निकाल दिया। अब आ जाओ सब पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है स्थानांतरित आवेश, है ना साहब, ये क्वेश्चन नंबर 1। स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपने जोड़ा तो जोड़ने के बाद R1, अब R1 गोले को मैं ये कह देता हूं ना, ताकि ये भी मैं बोलना आसान रहेगा, और R2 त्रिज्या के गोले को मैं कहता हूं B, है ना साहब, ये इसको गोला B कह देता हूं, तो बोलना आसान रहेगा ना। तो सब जब आपने दोनों गोलों को कनेक्ट किया तो ये नहीं पूछ रहा कि जोड़ने के बाद गोले A पर कितना आवेश है, ये नहीं पूछ रहा है। ये भी नहीं पूछ रहा कि जोड़ने के बाद गोले B पर कितना आवेश है। ये तो आपसे पूछ रहा है कि जोड़ने के बाद एक गोले से दूसरे गोले की ओर कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ठीक है साहब। तो जोड़ने के बाद ये आवेश नहीं पूछ रहा, बल्कि ये पूछ रहा है जोड़ने के बाद कितना आवेश किस गोले से किस गोले की ओर गया। अब मैं लिखता हूं साहब डेल्टा Q
इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक है साहब, अब आपको पहले एक तरफ बात समझा देता हूं, है ना। ये गोला है, ये गोला B। जोड़ने से पहले इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, बात को समझना। अब जोड़ने के बाद ये दोनों साहब नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिए। अब इस पर आवेश Q1 डैश, इस पर आवेश Q2 डैश। अब मैं संख्याओं से समझा दूंगा, उन चीजों से आपको बात जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे मान लो इस पर, मान लो कि इसने दे रखा है 75 माइक्रोकूलम और इस पर भी 75 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब मान लो जोड़ने के बाद Q1 डैश हो जाता है 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 75 का ये 50 रह गया, यानी इस पे से 25 गायब हो गया। 25 किधर चला गया होगा? दूसरे गोले पर। तो यहां कितना हो जाएगा 75 का 100 माइक्रोकूलम। अब देखो Q1 में से आप Q1 डैश घटाओ 75 माइनस 50, तो स्थानांतरित आवेश कितना हो? 25 माइक्रोकूलम। वास्तव में कितना हुआ? 25 माइक्रोकूलम। चलो आप ऐसा कर लो, Q2 डैश में से Q2 घटा दो, तो भी आंसर आपका 25 माइक्रोकूलम आएगा। चलो आप उल्टा कर लो, Q1 डैश में से Q1 घटा दो, तो भी आपका 25 ही आंसर आएगा। माइनस चिन्ह लग रहा है, उससे क्या मतलब? ये तो स्थानांतरित आवेश पूछ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि Q2 माइनस Q2 डैश निकाल दो, तो 75 माइनस 100 यानी आएगा तो अभी भी 25। तो जो आपसे पूछा है इसके 4 आंसर हो सकते हैं। Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 डैश माइनस Q1, Q2 डैश माइनस Q2 एंड Q2 माइनस Q2 डैश। ये 4 आंसर हो सकते हैं, है ना। जोड़ने से पहले A पर आवेश और जोड़ने के बाद A पर ही आवेश, तभी तो पता पड़ेगा। भाई जोड़ने से पहले A पर 75 था और जोड़ने के बाद A पर 50 रह गया, तो कितना स्थानांतरित हो गया? 75 था और 50 रह गया, तो 25 स्थानांतरित हुआ। तो आप A की तुलना B से नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है, Q1 माइनस Q1 डैश कर सकते हैं, Q1 डैश माइनस Q1 कर सकते हैं, खुद की खुद से तुलना। इसी प्रकार चलो अपन बी साइड से करते हैं इस सवाल को। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जोड़ने के बाद यानी 100 माइक्रोकूलम बी पर आवे और जोड़ने से पहले 75, तो कितना स्थानांतरित हुआ? भाई पहले 75 था, जोड़ने के बाद 100 हो गया, तो 25 आया। कहां से आया होगा? ऐसे ही तो आया होगा। और आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश की न तो उत्पत्ति संभव है न ही विनाश हो सकता। तो मैं विभव आदि की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आवेश की बात कर रहा हूं। आवेश का ये यूनिवर्सल लॉ है कि न तो आवेश की उत्पत्ति संभव है न उसका विनाश पॉसिबल है। क्लियर। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपके आंसर 4 हो सकते थे, चारों से करेक्ट आंसर आएगा। पर स्वयं की जोड़ने से पहले, स्वयं की जोड़ने के बाद से ही कंपैरिजन करेंगे, ए की ए से, बी की बी से। इसलिए मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए, Q1 माइनस Q1 डैश इसका उल्टा, ऐसे Q2 माइनस Q2 डैश इसका उल्टा, जो 4। अब इसमें एक बात है कि मैंने Q1 माइनस Q1 डैश ही क्यों चुना, इसका भी एक कारण बता देता हूं। मैंने देख ली रेडियस, अब बताओ त्रिज्या किसकी कम है? एक की। जिसकी त्रिज्या कम है स्वाभाविक रूप से उसका विभव अधिक रहा होगा। तो बोलो जोड़ने से पहले किसका विभव उच्च था? ए का। साफ दिख रहा है ना? बी का विभव कम था, तो सब पता पड़ जाता है कि जोड़ने से पहले VA ग्रेटर देन VB। ये सब चीज देखने आपको जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में बहुत होश हवास रखना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं इस न्यूमेरिकल को आपको
एक टॉपिक की तरह समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि कहां क्या कैसे लिखना है ना। तो जब मैंने देख लिया R1 कम है तो उसका विभव ज्यादा होगा, है ना। तो सब Q1 ज्यादा था। अब क्योंकि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, तो जोड़ने के बाद आवेश कहां से कहां गया होगा, ए से बी की तरफ गया होगा, क्योंकि ए पर विभव ज्यादा था। तो जोड़ने के बाद ए पर आवेश Q1 डैश जोड़ने से पहले आवेश Q1 की तुलना में कम होगा। इससे मैंने क्या करा, Q1 माइनस Q1। एक क्षण भर के लिए मैंने ये फॉर्मूला सोचा, ये फॉर्मूला सोचते मुझे सारा काम क्लियर हो गया और मैंने बता दिया। तो सब अब डेल्टा Q, Q1 की वैल्यू तो अपने पास इसी 75 माइक्रोकूलम, Q1 डैश बोले तो C1V। जोड़ने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करा भी चुका हूं। 150 वोल्ट विभवांतर पर 2 माइक्रोफेरेड का धारिता का संधारित्र को जोड़ते हैं, तो अपन जानते हैं जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव ही काम में ले सकते हैं। डेल्टा Q उसको कैलकुलेट कर ले, Q1 माइनस, ये तो 2 मिनट में रखना ही है। C1 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, फॉर्मूला है ना। V डायरेक्ट दे ही रखा है, ये निकाल लिया। जोड़ने के बाद कोई भी आंसर निकालना है तो V चाहिए। अभी भी Q1 को लिखे रहने देता हूं। 4πε0 का मतलब 1/9 × 10⁹, ये तो रख दिया सब। 4πε0। R1 कितनी त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देता हूं 5 × 10⁻²। उभयनिष्ठ विभव जो आपको दिखा रखा है, कितना दिखा रखा है, 9 × 10⁶, 9 × 10⁶। ठीक है, तो ये सब कार्ड दूसरे रंग से देता हूं ताकि दिख जावे। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो देखो डेल्टा Q ये तो 75 माइक्रोकूलम, ये तो लिख ही रखा है, ये रहा। माइनस इधर देखें तो पावर, ये सब 3 पावर रह जाती है अपोन में, 6 पावर प्लस की है, तो ये 6 पावर इसमें से काट दो, कितनी पावर रहेगी, 3 पावर। ये 3 पावर ऊपर जाएंगी, माइनस की जाएंगी, तो माइनस की 3 और माइनस की 2, माइनस की 5। और अगर मैं इसको 50 लिख दूं तो ये कितनी होगी, माइनस की 6। यानी डेल्टा Q बराबर 75 माइक्रोकूलम जोड़ने से पहले, ये लिख रखा और मैंने यहां दिखा भी रखा है। और जोड़ने के बाद कितना रह गया, 50 माइक्रोकूलम। तो A पर पहले तो 75 था, अब कितना रह गया, 50। तो बताओ B की तरफ कितना गया भाई, उसी गोले पर जोड़ने से पहले तो 75 माइक्रोकूलम आवेश था, और उसी गोले पर जोड़ने के बाद आवेश की मात्रा 50 माइक्रोकूलम रहेगी, यानी उससे 25 माइक्रोकूलम जा चुका। तो साहब स्थानांतरित आवेश इज इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम। ये साहब आपका पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से डिटेल में लिया है मैंने, ताकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने पड़े, आप कुछ क्वेश्चन से बात को समझ जाएं। तो साहब 25 माइक्रोकूलम का स्थानांतरण हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरे क्वेश्चन में ऊर्जा हानि, ठीक है साहब। अब ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि का एक तरीका तो ये है कि आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, है ना भाई, फॉर्मूला अपन ने जो कल बनाया उसका यूज कर लें। ये एक तरीका आपका ये है कि साहब आप फॉर्मूला यूज कर, जैसे फॉर्मूला अपन ने बनाया था वो तो क्या था, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सब आप चाहें तो डायरेक्ट सूत्र का यूज कर लें, और आप रटना नहीं चाहते
तो आप ऐसा कर लें कि प्रोसेस से निकाल लें, है ना। अब प्रोसेस क्या है साहब, अपन प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस में अब सेकंड का आंसर देने जा रहे हैं अपन। सेकंड का आंसर ऊर्जा आनी, तो सब चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, अब यहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो साहब U1 करके कह दें इसको। अब जोड़ने से पहले अपने पास क्या है, जोड़ने से पहले अपना आवेश है ना, वह अपने पास जो जो क्वांटिटी है उस हिसाब से देख लेते हैं। एक तो अपने पास आवेश है, R1 R2 है, इसका मतलब अपने पास धारिता भी है। तो जोड़ने से पहले तो साहब अपने पास आवेश और धारिता है। स्थिति ऊर्जा के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, है ना। U बराबर हाफ Q²/C, हाफ CV² एंड हाफ QV। आपका क्या अवेलेबल है, Q और C अवेलेबल है, तो आप इससे निकालो। तो सब हाफ तो कॉमन ले लें, पहले चालक आवेश तो दोनों पे Q ही है, Q²/C1 ये पहले चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक Q²/C2। एक बार समझ लें पहले, है ना। मैंने क्या किया कि जोड़ने से पहले आवेश 75 माइक्रोकूलाम दे रखा है, तो Q1 Q2 तो क्यों लिखे अपन, क्यों ही लिख दिया मैंने। दायित्व अपन बात तेजा है तो अपन जानते हैं 4πε0r से निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले पेज पर आपको लिख के दिखा रखा है ना। तो सब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल मेरे पास इस फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट जो भी है वो सब है। अब देखो साहब U1 = हाफ, अब ये Q तो बाहर ही निकाल लें, अपॉन 2। C1 को लिखोगे आप 4πε0r1 और C2 को लिखोगे 4πε0r2। तो ये मैंने 4πε0r1 और 4πε0r2 ये लिख दिया, 1/4πε0 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना। तो सब U1 Q² की वैल्यू रखी देंगे अपन 75 माइक्रोकूलाम है ना। तो ये 75 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन 2, 1/4πε0 यानी 9 × 10⁻9। त्रिज्या एक है 5 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यानी जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा 75 का स्क्वायर देख लो आप, 75 का स्क्वायर 5 2 35 और ये 37 और ये 3 49 3 52, यानी 5 2 6 5, ये आ गया सब 5 6 2 5 × 10⁻12 × 9 × 10⁻9 अपॉन 2 है। जब इसको कैलकुलेशन को एक तरफ रखो, इससे कोई मतलब नहीं है ना, क्लियर। इधर 10⁻2 बाहर आ गया, 1/5 को लिख दूं 0.2 और 1/10 को लिख दूं मैं 0.1। ये 10⁻2 देखो मैंने ले लिया, और ये 1/5 0.2 1/10 0.5, यानी U1 = अब पावर संख्या को एक तरफ कर लेता हूं, 5625 × 9 अपॉन 2 और इंटू 0.3। पावर अलग देख लेते हैं। पावर ये सब ये 9 प्लस की है, माइनस की या 10 है, तो माइनस की 1 रहेगी सब पावर, समझ गए आप। ये 9 थी और ये माइनस की 2 मैंने इसमें से काटी, तो माइनस की 10 और माइनस प्लस की 9, तो माइनस की 1 रहेगी, माइनस की 1 नीचे लिख दी है ना।
अब ये जब आप टोटल करेंगे कैलकुलेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं। U1 बराबर ये आएगा 759.625 अप्रोक्सीमेटली, है ना, कंफर्म तो नहीं है मेरे को, लेकिन ये मान आएगा। अब आप कैलकुलेट करके रखें। तो जोड़ने से पहले निकाय की कुल ऊर्जा कितनी है, जो मैंने लिख दी 759.625। अब जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालनी है, तो स्पेस मेरे पास कम है, यहां से मैं पेज चेंज करूंगा। अब जोड़ने के बाद आपका क्या है, सी तो आपका है इसे, क्योंकि त्रिज्या है। जोड़ने के बाद आपका कॉमन वोल्टेज है, तो जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालने के लिए आप किसका यूज कर लो, सेकंड वाला। ये तो जोड़ने से पहले ले लिया अपन ने। अब जोड़ने के बाद तो मेरे पास उबेनिस विवो है ना, ये उबेनिस विवो अपन ने निकाल रखा है ना, ये उबेनिस विवो निकाल रखा है। तो जोड़ने के बाद अब मैं इसको यूज कर लूं, कंफर्ट रहेगा। तो सब चालकों को जोड़ने के पश्चात, है ना, तो सब जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, है ना, जोड़ने के पहले निकाल लिया अपन ने। अब U2 तो हाफ C1 प्लस C2 कुल धारिता V²। तो देखो पहले मैंने अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और अब मैंने अलग, तो मेरे पास जो होगा, मेरे पास 3 रूप है, मैं जैसे जो सा करूं। मैं जैसे तो मैं 30 ले लूं, अगर मेरे पास विभव होता तो मैं 30 को उठा लेता। ये बात आपको समझा रहा हूं, है ना। तो सब अब आ जाइए कैलकुलेशन करें इसकी। U2 हाफ, आप समझ ही गए होंगे, 4πε0 कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये इसकी जगह मैंने 4πε0 R1 लिखा, इसकी जगह 4πε0 R2 लिखा, और ये V2², यानी U2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मान रख दिया, ये 9 × 10⁹ 9, 5 और 10 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मैंने ये लिख दिया। और उबेनिश विभव, तो उबेनिश विभव अपन ने कितना निकाल रखा है, उबेनिश विभव अपन ने निकाल रखा है 9 × 10⁶, है ना। तो सब 9 × 10⁶, वो डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 × 10⁶ का स्क्वायर, यानी U2। अब देखो सब, मैं एक बार सबको खोल देता हूं, फिर एक बार ये 15 × 10⁻², 9 नाम 81 × 10⁻12, ये स्क्वायर कर दिया मैंने इसका। अपोन में आ जाओ, 2 × 9 और ये 10⁹9, ये 9 बार कटी गया सीधा सीधा। अब पावर देख लो, ये माइनस की, सॉरी ये प्लस की 2 रह जाएंगी, ये प्लस की 10 रह जाएंगी, क्योंकि -2 है, ये प्लस का 12 है। प्लस की 10, फिर 9 काटी तो प्लस की 1 रह जाएगी। अब कितना बचता है अपने पास, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया 135, एक पावर बच रही है तो 0/2, यानी 675 जूल। तो सब जोड़ने से पहले अगर ऊर्जा देखी जाए तो कितनी थी, 659.625 जूल, ये जोड़ने से पहले थी। और जोड़ने के बाद अगर देखें अपन, तो जोड़ने के बाद ऊर्जा 675 जूल। बस आता है ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि डेल्टा U, जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। जोड़ने के पहले तो 759.625 और जोड़ने के बाद 675, यानी ऊर्जा की हानि आती है 84.625 जूल। तो मेरे कहने का मतलब है, विस्तार में, डिटेल में हमने ऊर्जा की हानि को कैलकुलेट किया। उसमें आपको देखने वाली बात यह है कि आप अपनी सुविधा को देखिए, आप पास जोड़ने से पहले क्या है, आप उसी फॉर्मूले का यूज करिए, और जोड़ने के बाद क्या है उसी हिसाब से फॉर्मूले का यूज कीजिए, जो मैंने किया। क्लियर। अब
जोड़ने के बाद मैंने ये वाला काम में लिया। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ऊर्जा हानि का फॉर्मूला याद रख लो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आंसर तो वही आएगा। लेकिन ये फिर रटने वाली बात हो जाएगी, और ये एक प्रोसेस है जो अपन ने किया, तो सब न्यूमेरिकल के द्वारा भी ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो ऊर्जा की हानि होती है। कैलकुलेशन का तरीका आपको बता दिया है ना साहब। अब चलो, अब हम लेंगे संधारित्रों का संयोजन, है ना साहब। तो सब संधारित्रों का संयोजन, क्लियर। संयोजन का पहले क्या अर्थ है, सिंपली वो समझा देता हूं आपको। विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में वांछित या आवश्यक या रिक्वायर्ड धारिता प्राप्त करने के लिए दो या अधिक संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, जिससे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। यह संयोजन दो प्रकार का है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो इस लेक्चर में श्रेणी क्रम कर लेते हैं, फिर देखते हैं मार्जिन कितना रहेगा। अगर मार्जिन रहेगा तो अपन समांतर क्रम भी इस लेक्चर में डाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आ जाओ श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो, इसकी डेफिनेशन में ही मुख्य बात अपन डाल देंगे, है ना। पहले मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता हूं। ये ए है, ए और बी के बीच में हमने 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है, जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। ए सिरा V विभवांतर के सेल के धनांक से जुड़ा है, सिरा बी अर्थिक रख सकते हैं या सेल के ऋणांक से जोड़ सकते हैं, है ना। तो बी के पास 2 ऑप्शन है। ए तो हमने धनांक से जोड़ दिया, लेकिन सिरा जो बी है इसको आप भू संपर्क भी कर सकते हैं, मतलब अर्थिंग भी कर सकते हैं, और अर्थिंग का मतलब निम्न विभव। दूसरा, आप इसको नेगेटिव सेल के नेगेटिव प्लेट से भी जोड़ सकते हैं, क्लियर साहब। तो अब यहां पर डेफिनेशन को थोड़ा सा आप समझना, जो अपन डेफिनेशन देंगे उसी में सब कुछ है। देखो साहब, ध्यान से समझे। मान लीजिए सेल से चली सप्लाई प्लस कैपिटल क्यू, बिंदु ए को गई, है ना। एस से जाएगी पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर। ये सब पहली प्लेट पर अपन ने लिख दिया प्लस क्यू, ठीक है ना। पहली प्लेट पर वो सप्लाई अपन ने दर्शा दी, ठीक है। अब उतनी ही मात्रा का नेगेटिव चार्ज स्वाभाविक है C1 धारिता के संधारित्र की दूसरी प्लेट पर प्रेरित हो जाएगा। उतना ही धनावेश बाहर की तरफ मुक्त होगा, जो वायर के द्वारा कहां चला जाएगा, C2 को, है ना। फिर साहब C2 की प्रथम प्लेट पर प्लस क्यू है, उतनी मात्रा का नेगेटिव चार्ज C2 की दूसरी प्लेट पर प्रेरित होगा, और इसके बाहर की ओर का मतलब इधर, है ना, प्लस क्यू फ्री होगा यानी मुक्त होगा, जो वायर के द्वारा कहां चला जाता है, C3 की प्रथम प्लेट पर। अगेन उतना ही नेगेटिव चार्ज C3 की दूसरी प्लेट पर क्रिएट हो गया या प्रेरित हो गया, और जो मुक्त हुआ वह आपको ये मैंने यहां दिखा दिया। या तो आप ऐसे समझ लें कि सेल का धनाग्र जितना आवेश रिलीज करता है, ऋणाग्र उतना ही आवेश रिसीव करता है। तो हर जगह आप ये बैलेंस रखिएगा कि साहब अगर पॉजिटिव से आपने प्लस कैपिटल क्यू
रिलीज किया, चलवाया, तो माइनस जो प्लेट है उसको प्लस कैपिटल क्यू आना जरूरी है। ये सेल की रिएक्शन है। अगर धारा की बात आएगी अगले चैप्टर में जब प्रतिरोध पढ़ेंगे, तो धनाक जितनी धारा देगा ऋणाक को उतनी ही धारा रिसीव करनी है। तो ये बात को अब अभी से ही आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि अब चालू हो चुके हैं सर्किट चालू हो चुके हैं, तो ये अगले चैप्टर तक यानी धारा विद्युत तक भी जा रहे हैं, है ना। तो सर्किट आपके आगे भी चैप्टर में काम आएंगे। यहां से शुरू हुआ है तो उसकी हर बारीकी में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सब मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया, उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात देखी होगी कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान है ना। तो हमने डेफिनेशन यहीं से बना देनी है। तो अपन जो डेफिनेशन इसकी बनाएंगे, डेफिनेशन डायरेक्ट ये जो आप ध्यान रखोगे वही सबसे बेहतर होगा, जो मैं अभी आपको डेफिनेशन के रूप में दिखाऊंगा, है ना। दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो साहब श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का परिमाण समान रहता है। अब इसको ऐसे भी समझ लो, आवेश को धन से निकलना है, ऋण को जाना है। धन से कनेक्टेड है पॉइंट ए, ऋण से कनेक्टेड है पॉइंट बी। अब एक बात बताओ, ए से बी होकर ही जाना पड़ेगा। क्या ए से ऑप्शन अवेलेबल हैं? आपको ऐसा लगता है कि ए से अधिक मार्ग उपलब्ध हैं? नहीं है। जब ए से अधिक मार्ग उपलब्ध ही नहीं है, तो आवेश क्यू को स्वाभाविक रूप से इन संधारित्रों से गुजर कर ही कहां जाना होगा? बी तक। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको मार्ग ही उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो संधारित्रों पर आवेश का परिमाण समान ही होगा। तो सब परिभाषा बिल्कुल क्लियर, इसकी परिभाषा में ही सब कुछ है। इसे मैं परिभाषा को एक बार और बोल देता हूं। दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देख रहे हो आप सामने। अब सब C बराबर Q अपॉन V या Q बराबर CV, है ना, जैसे भी आप बोलो, तो सब C बराबर Q अपॉन V, या यूं कह दें V बराबर Q अपॉन C। अब श्रेणी क्रम में Q तो हो गया कांस्टेंट, ये Q तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि सभी पर इसका मान समान है। अगर धारिता समान होगी तो विभव V समान बट जाएगा। जैसे C धारिता होती तो V के 3 टुकड़े V/3 V/3 V/3। लेकिन धारिता अलग अलग है तो स्वाभाविक है प्लेटों के मध्य विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो सब प्लेट C1 या संधारित्र C1 की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1। अगर धारिता C2 है तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 न होकर अब चेंज हो जाएगा, यानी V2। और धारिता अगर C3 है तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V3, यानी विभवांतर V3 में टूट चुका है, V1, V2 और V3। तो साहब अब मैं आपसे कह रहा हूं कि श्रेणी क्रम में ये दो बातें ध्यान रखें जो मैं विशेष रूप से लिख रहा हूं। श्रेणी क्रम में पहली बात ध्यान रखें, आवेश का परिमाण समान, बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्लियर। दूसरी बात ध्यान रखें, विभवांतर का वितरण होगा, टूट जाएगा वो, वितरण होगा। तो साहब श्रेणी क्रम में जब भी आवे, अगर धारा है तो धारा का मान समान। लेकिन दूसरी बात का ध्यान रखना, ये तो हमेशा के लिए सत्य है कि श्रेणी क्रम में कौन टूटता है? विभवांतर का वितरण हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दोबारा समझाता हूं, अगर तीनों की धारिता समान होती, क्यों तो कांस्टेंट है यानी सब पर समान है।
अगर धारिता तीनों की समान होती तो V के समान 3 टुकड़े हो जाते, V/3, V/3, V/3। तो श्रेणी क्रम संयोजन मेरे हिसाब से परिभाषा याद रखें तो ऐसे याद रखें कि वह संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान हो तथा विभवांतर का वितरण हो जाता हो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें कोई जान नहीं बची क्योंकि परिभाषा में अपन ने सारी जान डाल दी है ना। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब देखो फॉर्मेलिटी है ना, धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से, ये लो सब धारिता के सूत्र से बोलो V1 बराबर क्या बोलोगे, Q/C1, V2 बराबर क्या बोलोगे, Q/C2 और V3 बराबर क्या बोलोगे, Q/C3। यानी कुल विभवांतर V = V1 + V2 + V3 यानी V बराबर Q/C1, Q/C2, Q/C3 या V/Q = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये क्वेश्चन 1। अब सब एक अपन तुल्य धारिता बोलते हैं। तुल्य धारिता क्यों बोलते हैं उसका भी एक आपको आइडिया बता देता हूं, उसका भी तरीका बता देता हूं, कारण समझा देता हूं। यदि मान लो A और B के बीच C धारिता का कोई एक ही संधारित्र अज्यूम करें, कल्पना करें, तो साहब अब हम A और B के बीच में C धारिता के केवल एक संधारित्र की ही कल्पना करें जिसकी तुलना हम किससे करेंगे, 3 से। तो उस एक संधारित्र के लिए विभवांतर कितना V, उस एक संधारित्र पर आवेश कितना Q। तो उस एक संधारित्र के लिए तो साहब C के लिए क्या बोल देंगे अपन, C के लिए बोल देंगे V/Q बराबर 1/C। अब ये कमेंट्स किसके लिए कर दिया मैंने, इस अकेले वाले के लिए। तो साहब 1 व 2 की तुलना से श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये साहब तुल्य धारिता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस 3 की हम कंपैरिजन किसी एक से कर रहे होते हैं। वो एक क्या है जो मैंने आपको अजम्पशन में समझा दिया, ये डैश डैश में समझा दिया, इससे आप चित्र में लगाइएगा मत, वो लगाना नहीं होता क्योंकि वो काल्पनिक है। अपन भाई बोल रहे इसको बोलते तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता क्यों बोलते हैं साहब, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इन 3 की अपन किसी से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने उस लफ्ज को क्लियर करने के लिए कि वास्तव में हम किससे तुलना करते हैं, इससे आपको ये 2 सिचुएशन समझा दी और ये डॉट डॉट वाला चित्र बना दिया। आपको डॉट डॉट वाला चित्र एग्जाम में नहीं बनाना है, बस आपको तो ये लिखना है कि यदि A तथा B के मध्य किसी एक संधारित्र जिसकी धारिता C है की कल्पना करें तो धारिता के सूत्र से, फिर ये लिख देना V/Q बराबर 1/C। फिर 1 और 2 की तुलना से श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में हों परिपथ तुल्यता, ये एक ट्रिक है, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको इस तरह से एक चित्र में या चित्र देकर कहा जाए कि समान मोटाई के पराविद्युत पदार्थ
संधारित्र की प्लेटों के समांतर रखे हैं चित्र अनुसार, तो तुल्यधारिता बताइए। जब आपसे ऐसा कहें तो अब आपको क्या ट्रिक करनी वो मैं आपको समझाता हूं। जब इसने कहा कि समान मोटाई के पदार्थ प्लेटों के समांतर रखे गए, प्लेटों के समांतर रखे गए, तो प्रत्येक पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल स्वाभाविक है प्लेटों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसने कहा तीनों समान मोटाई के, तो हम प्लेटों के बीच में दूरी कितनी मानते हैं? हमने कितनी मानी थी? d। अगर तीनों की मोटाई समान है तो प्रत्येक पदार्थ की मोटाई कितनी हुई? d/3, d/3 और d/3। यहां पर बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह जरूरी नहीं है कि तीनों पदार्थ की मोटाई समान हो। वो आपसे यह भी कह सकता है कि मोटाई T1, T2, T3 है। अगर T1, T2, T3 है तो फिर आप d/3, d/3, d/3 मत लिखना। मैंने तो इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जो आपको प्रश्न बोला उसमें कहा कि पदार्थों की मोटाई समान है और 3 पदार्थ भरे, तो मैंने तो d/3 अगर 2 भरता तो d/2 करता, अगर 4 भरता तो d/4 करता। मैं 3 भरे है ना। इनका पराविद्युतांक इसने दे दिया साहब εr1, εr2, εr3। अब K1, K2, K3 के रूप में लिखने लग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात होती है। तो आप पराविद्युतांक को εr1, εr2, εr3 के बजाय K1, K2, K3 के पदों में लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको इसे कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको परिपथ तुल्यता से समझाऊंगा। आप क्या करें, P और Q के बीच में प्रत्येक पदार्थ को एक संधारित्र मानकर ऐसा का ऐसा चित्र बना दें जैसा मैंने बनाया। देखो ये पदार्थ यहां आ गया, ये पदार्थ यहां आ गया, ये पदार्थ यहां आ गया। तीनों पदार्थ को अपन परिपथ तुल्यता में किसकी बात दर्शा दें? तीनों पदार्थों को अपन परिपथ तुल्यता में संधारित्र की भांति समझा दें जैसे मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है ना। तो मैंने तीनों को संधारित्र की तरह दिखा दिया। सबका क्षेत्रफल समान है ये बता दिया। प्लेटों के बीच दूरी d/3, d/3, d/3। मैंने आपसे कह दिया ये जरूरी नहीं था कि मैं d लिखता, T1, T2, T3 भी लिखा जा सकता था, लेकिन जो अपन कर रहे हैं उसमें अपन ने बता दिया। पराविद्युतांक इसका K1, इसका K2 और इसका K3। अब साहब इसकी धारिता बोलो। माध्यम की उपस्थिति में धारिता K1 ε0A अपॉन d/3, तो ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। इसके ये भी एक संधारित्र, हर पदार्थ को एक संधारित्र मान के ऐसा का ऐसा जोड़ दो, है ना। इसको भी क्या लिखेंगे? 3K2 ε0A, d/3 का मैंने d ऊपर दिखाई दिया आपको। इसी प्रकार तीसरे पदार्थों को संधारित्र मानकर उसकी भी धारिता लिख दीजिए ε0A और ये d, समझ गए? ये d/3 तो साहब जब भी आपसे पूछे उस वाले सर्किट की तुल्यधारिता पूछें, इस वाले की जिसमें 3 पदार्थ समान मोटाई के प्लेटों के समांतर भरे हों, तो आप उसका ऐसा तुल्य चित्र बना देना जिसमें हर पदार्थ किसकी भांति कार्य करेगा? हर पदार्थ एक संधारित्र की भांति कार्य करेगा, है ना। इधर अब सब क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो तुल्यधारिता बोलो 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। लो सब वो PQ के बीच में है ना तुल्यधारिता। C1 का मान ये रखो, तो ये चलो d अपॉन ये हो जाएगा 3K ε0A, ये हो जाएगा d अपॉन 3K2 ε0A, रखता जा रहा हूं ना। और ये हो जाएगा d अपॉन 3K3 ε0A। जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, d कॉमन आ रहा है
3 एप्सिलॉन 0 ए भी कॉमन आ रहा है। अब क्या बचता है अपने पास? अब जो बचता है उसको दर्शा दीजिए, है ना जा? तो सब अब अपने पास ब्रैकेट में बचता है, यहां तो बचता है 1/K1, यहां बचता है 1/K2 और यहां बचता है 1/K3। अतः P और Q के बीच तुल्य धारिता CPQ लिख दो इसको, है ना? तुल्य धारिता तो 3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब ये आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। समझिए आप? तो सब अगर ऐसा सर्किट दे तो इस तरह से आप तुल्य धारिता निकाल देना। मैं आपको पुनः अंत में बता देता हूं कि अगर ये मोटाई T1, T2, T3 देता तो फिर D कॉमन नहीं आता। अगर ये, मैं इसको अलग से पेन से दिखा देता हूं कि अगर ये मोटाई T1, T2, T3 देता तो क्या आता, है ना? जब देखो यहां पर आप लिखते T1, यहां पर आप लिखते T2, यहां पर आप लिखते T3, है ना? जब अब ये 3 आता ही नहीं। अभी तो 3 कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने 3 में डिवाइड कर दिया तो 3 कहीं भी नहीं आता, है ना? मतलब अगर मोटाई T1, T2, T3 दी जाती तो अब यहां पर डी की जगह यहां आ जाता T1 या T2 या T3, तो फिर स्वाभाविक है रिजल्ट आता कब? जब अपन मोटाई T1, T2, T3 मानते तो देखो रिजल्ट आता है ना एप्सिलॉन 0 A। ये 3 नहीं आएगा फिर, समझ गया आप? 3 तो किस वजह से जा रहा है? तीनों की समान मोटाई। अब ये D बाहर नहीं आएगा, फिर आएगा फिर आएगा D की जगह T, है ना साहब? वो D लिखा है मैं आगे मेरे से, इसलिए मैंने आता था आपको। फिर आएगा T1/K1, फिर आएगा T2/K2, फिर आएगा T3/K3। ये अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम के प्रभाव में केस थर्ड में किया था, और केस थर्ड में यही फिगर था। बस वहां पर क्या था, मोटाई समान न लेने के बजाय हमने मोटाई क्या ले ली थी? T1, T2, T3, तो ये रिजल्ट आया था। तो ये वहां से भी टैली हो गया कि इसका मतलब वास्तव में इसका तुल्य परिपथ ये बनाकर धारिता निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट तो हम पहले से प्राप्त कर चुके हैं। माध्यम के प्रभाव में केस फर्स्ट छोड़ दो, केस सेकंड छोड़ दो, केस थर्ड में यही आया था और सर्किट भी यही था। लेकिन आज हमने किसी दूसरे तरीके से इससे निकाला है ना? तो बच्चों इसमें श्रेणी क्रम ही हो पाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें समांतर क्रम चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम समांतर क्रम के न्यूमेरिकल का करीब एक एपिसोड अलग से ले लिया जाएगा, है ना? तो कुल मिलाकर स्थिर विद्युत की टोटल खत्म होने में आप 2 लेक्चर, मैक्सिमम 2 लेक्चर मानिए, है ना? थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।